नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में मनाया जाने वाला यह उत्सव, यदि हम इस उत्सव के बारे में विचार करें तो हमें ये देखते हैं कि ये उत्सव संवैधानिक, लोकतांत्रिक, सामाजिक समरसता और समभाव के साथ देश में उपलब्ध युवा और जनशक्ति की सृजन शक्ति को कार्यशील बनाकर एक नए सशक्त समृद्ध भारत के निर्माण में लगाने का उत्सव है। एक सशक्त और समृद्ध भारत में भय, भ्रष्टाचार, अपराध, नशा और नकारात्मकता जैसी बहुत सी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से पार पाने, वास्तविकता में स्वतंत्रता का मूल्य ज्ञात करने, आत्मीयता, सृजनशीलता और आत्मनिर्भरता के साथ समृद्ध भारत के लिए सभी लोग अपने अपने तरीके से अपना प्रयास कर रहे हैं। हमारे इस प्रयास में हमारे देश के बहुत से आध्यात्मिक संगठन भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जहां आध्यात्मिकता मनुष्य के अंदर विद्यमान विकास की असीम संभावनाओं को कार्यशील कर देश और क्षेत्र के विकास की दिशा में नई पटकथा लिखवा सकती है, वहीं आध्यात्मिकता मनुष्य के अंदर सकारात्मक चिंतन की ऊर्जा भर देती है। इसी धारणा को ध्यान में रखते हुए हमारे देश भारत का एक प्रसिद्ध प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय नामक आध्यात्मिक संगठन भारत के अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम में सहयोग दे रहा है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपने 140 देशों में 5000 केंद्रों के द्वारा इस महोत्सव में भिन्न भिन्न तरीके से सहयोग प्रदान कर रहा है। दर्शकों, आज हिंदी सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि ये आध्यात्मिक संगठन किस तरह से हमारे इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में सहयोग कर रहा है। और ये जानकारी देने के लिए हमारे इस केंद्र पर पधारी हैं प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय, पणजी, गोवा केंद्र से कुमारी प्रजापति कुमारी शोभा जी। शोभा जी, आपका स्वागत है। शांति। बहन, आज़ादी का अमृत महोत्सव आपके संगठन में इसका क्या असर है, अर्थात आप इस उत्सव को किस रूप में स्वीकार करती हैं? आज़ादी का अमृत महोत्सव अपने आप के अंदर एक बहुत ही हम ये कहेंगे कि गौरवशाली महोत्सव है, क्योंकि भारत, जिस भारत भूमि को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि या कर्म भूमि, जिस भारत को स्वतंत्रता दिलाकर अमृत महोत्सव तक पहुंचाने के लिए जो भी हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने प्रयास किया हुआ है, तो उस प्रयास के आधार से उन सबका त्याग है, उनके अंदर की देश के प्रति निष्ठा है, और साथ साथ उन्होंने जो भी देश के लिए किया तो उसको सामने रखते हुए हमारा संगठन जो है वो सारे विश्व भर के अंदर ऐसा एक प्रोग्राम कर रहा है जिसके द्वारा समाज में शांति, एकता, सहिष्णुता और आपसी स्नेह ये निर्माण हो सके। तो ये प्रयास हमारे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। बहन, आज़ादी के अमृत महोत्सव में आपका ये आध्यात्मिक संगठन किस तरह से सहयोग कर रहा है? वैसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर
जैसे आप देखेंगे कि हम देखते हैं कि 20 जनवरी को इस प्रोग्राम की शुरुआत हो गई माउंट आबू से, जहां डायमंड हॉल के अंदर इसका ऑनलाइन ओपनिंग हुआ। और इस उद्घाटन के अंदर हमारे भारत के पंत प्रधान आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, साथ साथ हमारे संगठन के आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी और लोकसभा के अध्यक्ष और राजस्थान के राज्यपाल, साथ साथ चीफ मिनिस्टर और गुजरात के चीफ मिनिस्टर, ऐसे ही लोकसभा के और भी सांस्कृतिक विभाग के जो मुख्य है वो मंत्री महोदय, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के अंदर ऑनलाइन कार्यक्रम के अंदर जुटे और अलग अलग प्रकार से अभियानों का ओपनिंग किया गया। और ये उद्घाटन जो है वो लगभग 75 ईयर्स हो रहे हैं, 75 साल। तो 75 अभियान निकाले गए हैं और साथ साथ पूरे देश भर के अंदर जो हमारी 22 संस्थाएं विंग्स कार्य कर रही है, तो उस विंग्स के द्वारा भी अलग अलग प्रोग्राम जो है वो बनाए हुए हैं। बहन, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आपका कितने कुल प्रोग्राम हैं और इनकी अवधि कितनी है? ये समाप्त कब होंगे? ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो अमृत निकालने वाला है और समाज के अंदर वो शुद्धता, वो पवित्रता लाने वाला है, और उसी उपलक्ष्य को रखते हुए लगभग 15,000 कार्यक्रम करने का लक्ष्य रखा हुआ है। और जनवरी में जब इसका ओपनिंग हुआ तब से लेकर के ही लगभग अभी तक 20,000 कार्यक्रम हो चुके हैं। इसका अवधि जो है वो 8 नवंबर तक है, 8 नवंबर 2022 तक। और इसके अंदर विशेष करके हमारे 20 से 22 विंग्स हैं। मेडिकल विंग, इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट विंग, यूथ विंग, महिला विंग, सोशल विंग, या कहे मीडिया विंग, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, ऐसे अलग अलग विंग्स के द्वारा एक बहुत ही समाज के अंदर उत्थान के प्रति कार्य करने का लक्ष्य रखते हुए अभियान निकाले हुए हैं। तो इसका आशय हम ये समझें हमारे दर्शक के साथ कि जो भारत देश में भिन्न भिन्न जो घटक हैं, जो लोग उपस्थित हैं, जैसे किसान, महिला, स्वास्थ्य, जो भी समस्याएं हैं, या उनके लिए अलग अलग विंग्स आपकी काम कर रही हैं। बहन, ऐसा कहा जाता है कि भारत गांव में बसता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर हमारे देश का किसान सशक्त होगा तो निश्चित उसकी सशक्तता हमें देश के रूप में भी परिलक्षित मिलेगी। तो आपके कार्यक्रम में किसानों के लिए कोई विशेष कार्यक्रम है? जैसा कि भारत देश ने एक अपना हरित मिशन चलाया हुआ है, तो हम उसमें किस तरह से सहयोग कर रहे हैं? वैसे किसानों के लिए खास हमारा 70% भारत का जो भी हिस्सा है वो किसानों से ही व्यापित है। और उसके लिए खास ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की तरफ से 75 ईयर्स हो रहे हैं। तो फिर 1000 आत्मनिर्भर किसान, उसके लिए अभियान निकाले गए हैं। और उन अभियानों के अंदर सशक्त किसान, सशक्त भारत, इसका लक्ष्य रखते हुए ये किया जा रहा है, जिसमें हम देखते हैं आज किसान जो है वो धीरे धीरे नेचुरल खेती से निकल करके एक रासायनिक खेती की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो भी सेंद्रिय खेती है या कहे जैविक खेती है, उससे वो थोड़ा सा दूर होता जा रहा है। और रासायनिक खेती के द्वारा आज हम देखते हैं कि विष युक्त खेती जो है वो हो रही है, जिसके द्वारा बहुत सारी बीमारियां आदि निर्माण होती जा रही है। तो हमारे संगठन के द्वारा किसानों को जागरूक करने का, किसानों को
विषम मुक्त खेती जो है वो बनाने का एक ट्रेनिंग दिया जाता है। और किसान जो कि खुद ही अन्न धान्य जो है वो शुद्ध, पवित्र और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक यौगिक खेती का ट्रेनिंग उनको दे करके वो बनाता है, तो उसके द्वारा ही क्या हो सकता है, किसान आज समाज को भी, भारत को भी जो सशक्त हम कहते हैं वो बना सकता। क्योंकि आज रासायनिक खतों के द्वारा हम देखते हैं कि धरनी भी क्या हो गई है, बंजर हो गई है, धरनी की शक्ति भी खत्म हो गई है। और कहाँ कहाँ पर किसान जो है वो अपने लिए थोड़ा सा हिस्सा जो है वो सेंद्रिय खेती है, नेचुरल खेती है करता है, बाकी स्वार्थवश कहाँ कहाँ पर जो देखा जाता है कि वो रासायनिक बहुत खतों को यूज़ करके विष युक्त स्थिति जैसे खेती से विष मुक्त खेती की तरफ खींचने का और उनको ट्रेनिंग देने का कार्य हम कर रहे हैं। उसके लिए आत्मनिर्भर किसान अर्थात जिनको बीज संस्कार से लेकर के किस प्रकार से उसकी हम पालना करें, कैसे कटाई करें, किस प्रकार से बच्चे के समान उसको कैसे हम देखें, ये सारा जो भी है उनको हम किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं। और हमारे संगठन के द्वारा भी बहुत सारे भाई बहनें ये खेती करते हैं। बहन, अगर आपके जो कार्यक्रम हैं, इनका जो आप प्रशिक्षण दे रही हैं, इसमें आपको क्या समस्याएं समझ में आती हैं और उसका समाधान कैसे हो सकता है, ताकि आपका ये प्रोग्राम, जो कार्यक्रम आप चला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मिल सके? तो आपने क्या ऐसा कोई देखा है कि इस कमी की वजह से ये इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा, या इसमें ये समस्या आ रही है? तो समस्या ये है कि जब तक हम उनके पास जा कर के या कहे प्रचार माध्यमों के द्वारा जब तक किसानों तक कहो, स्कूल कॉलेज के बच्चों तक कहो, ये चीज़ें पहुँचेगी नहीं, तब तक इसका प्रचार और प्रसार नहीं होगा। और हम देखते हैं कि आज मनुष्य को केवल बाहरी रूप से नहीं, लेकिन वृत्ति परिवर्तन के लिए कुछ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वार्थ बढ़ रहा है और स्वार्थ के कारण फिर खेती के अंदर भी कई चीज़ें जो है वो आ रही है। तो उसे मुक्त करने के लिए उनको आध्यात्मिकता की तरफ खींचना ये बहुत आवश्यक है। लेकिन देखा जाता है कि जिस चीज़ को महत्व देना चाहिए उसको बहुत कम महत्व दिया जाता है, और जिन चीज़ों को महत्व कम देना चाहिए वहाँ पर ज़्यादा दिया जा रहा है, जिस कारण ये एक प्रकार की बाधा है, ये एक प्रकार की कमी है। और इस कमी को दूर करना बहुत आवश्यक है। हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स हैं, हम वहाँ जा कर के ये कर सकते हैं। किसान सशक्त हो सकते हैं, भारत सशक्त हो सकता है। और बहुत सारे जैसे इचलकरंजी है, कोल्हापुर है, यहाँ म्हापसा में है, प्लॉट्स पर हम यौगिक खेती कर रहे हैं, सेंद्रिय खेती, नेचुरल खेती और यौगिक खेती। क्योंकि जब तक किसान आत्मनिर्भर नहीं बनता तब तक हमारा भारत देश सशक्त नहीं बन सकता है। तो हम इसका आशय ये समझ सकते हैं कि यदि आप कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उस कर्म में आध्यात्मिकता होना आवश्यक है। बहन, किसी देश में कुछ समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए उस देश की महिलाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। आपका ये संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर महिलाओं द्वारा संचालित है। ये महिला सशक्तिकरण का एक अद्भुत उदाहरण है। हमारे देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आपके पास कोई कार्यक्रम है? हाँ जी, हमारे पास महिलाओं के लिए हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे संगठन के द्वारा लगभग 46,000 महिलाएं जो है वो समर्पित रूप से कार्य कर रही है। और महिलाओं के लिए खास करके हमारे विद्यालय के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण के द्वारा
महिला सशक्तिकरण ये प्रोग्राम दिया जाता। साथ साथ घर बने मंदिर, क्योंकि महिला परिवार, समाज और पूरे ही देश के लिए एक बहुत प्रेरणा का स्रोत है और उसी उपलक्ष्य से महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जाती है। महिलाओं के अंदर जो त्याग है, स्नेह है, या कहे एकता को, घर को, परिवार को, समाज को बांध कर रखने की पावर है, तो उन पावर्स को यूज़ करके कार्य किया जाता है। और बहुत बड़ी बात, जब ये हमारी संस्था शुरू हो गई 1936 के अंदर, तो आप देखेंगे कि उस समय दादा लेखराज, जिनको हम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, तो उन्होंने भी पुरुष प्रधान संस्कृति होते हुए भी बहनें, माताएं, कन्याओं को आगे करके उनके द्वारा इसका संचालन किया। तो आज बहुत बड़ा संगठन महिलाओं का जो है वो अलग अलग कार्य कर रहा है। तो उसके अंदर वो घर बने मंदिर एक हमारा प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट के द्वारा घर के अंदर ही सुख है, शांति है, आध्यात्मिक वातावरण है, ये निर्माण करने का ट्रेनिंग दिया जाता है। साथ साथ महिलाओं के अंदर आज कई व्यंजन बनाने का, या कहे अलग अलग प्रकार से जैसे स्पर्धाएं जो है वो भी होती है। तो इस प्रकार से महिलाओं को भी प्रेरित किया जाता है, जिससे महिलाओं का योगदान, क्योंकि आज महिला हर क्षेत्र के अंदर आगे है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर भी क्यों पीछे रहे। तो हम ये इसका आशय ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में महिलाओं को एक शक्ति के रूप में पूजा जाता है, और आपके कार्यक्रमों के द्वारा हम पुनः उन महिलाओं को एक शक्ति रूप में स्थापित कर सकते हैं, अगर हम उसमें आध्यात्मिकता लाएं। क्योंकि महिलाओं का गायन पूजन नवरात्रि में हमने बहुत किया। अभी भी दिवाली आ रही है तो महालक्ष्मी का आवाहन करेंगे, तो एक एक देवी जो है उनको शक्ति के रूप में हम गायन करते हैं। कहाँ से विद्या मांगते, कहाँ से धन मांगते हैं, कहाँ से शक्ति मांगते हैं, लेकिन वो देवताओं के रूप में जड़ चित्रों में तो पूज रहे हैं। लेकिन ये चैतन्य है, तो वो चैतन्य अपनी प्रतिभा यदि जागृत करेगी तो वो समाज के लिए बहुत ही शक्तिशाली और देवी का रूप जो है, शक्ति का रूप जो है वो ले सकती है। यदि हम आपके कार्यक्रम की सफलता पे बात करें, अगर ये सफल होता है तो हमारे देश में जो महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उसमें भी कमी आएगी। हाँ, जरूर कमी आएगी, क्योंकि महिला, केवल महिला ही नहीं, महिला जो है वो आध्यात्मिक बन जाएगी, हमारा परिवार जो है वो आध्यात्मिक बन जाएगा, समाज आध्यात्मिक बन जाएगा, या उनके अंदर भी जो आध्यात्मिकता है वो फैल जाएगी। तो इसके द्वारा अपराध है, या कहे लड़ाई झगड़ा है, कुदृष्टि है, वृत्ति है, ये खत्म होगा। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो क्या करता, हमारे विचारों को परिवर्तन करता। और जो भी अपराध हो रहे हैं, जो भी चोरी चकारी हो रही है, जो भी बलात्कार आदि जो भी चीज़ें हो रही है, उसका मेन कारण जो है वो निगेटिविटी, नकारात्मक वृत्ति, नकारात्मक विचार और नकारात्मक कहाँ न कहाँ पर व्यवहार। तो आध्यात्मिकता के द्वारा घर में ही व्यवहार परिवर्तन का ज्ञान मिले और उसको प्रैक्टिकल में लाया जाए, तो अपराध कंट्रोल में आ सकते हैं। बहन, जैसे हम देखते हैं कि महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उसमें पुरुष भी सम्मिलित होते हैं। हाँ, तो महिलाओं को इन अपराध से बचाने के लिए पुरुषों के लिए भी आपके पास कार्यक्रम है? हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर पुरुष और महिला यह दोनों के लिए भी है, क्योंकि हमारे पास जो रेगुलर क्लास हम लेते हैं उसमें पूरे परिवार को ही इनवाइट करते हैं, और परिवार को ही जब हम आध्यात्मिक ज्ञान देते और अपना व्यवहारिक भी ज्ञान देते हैं, महिला के प्रति, पुरुष के प्रति एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर निर्माण हो जाती है।
तो वो पुरुषों के अंदर भी वृत्ति का परिवर्तन होता। यहाँ तक कि आज आप देखेंगे कि यूथ जो कि कुमार है, ऐसे लाखों कुमार हमारे पास कार्य कर रहे हैं जो एकदम पॉजिटिव है। लाखों पुरुष भाई बहन के रिश्ते से सारे विश्व भर के अंदर फैले हुए हैं और कार्य कर रहे हैं, और बेशक परिवर्तन वृत्ति के द्वारा हो सकता है। बहन, एक और जो सशक्त भारत में जो एक बाधा समझ में आती है वो होती है बीमारी या अस्वस्थता। लोग बहुत अस्वस्थ होते हैं, बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए भी अपने पास कोई कार्यक्रम है? हाँ, बहुत कार्यक्रम है, क्योंकि हमारी मेडिकल विंग आज हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर और पूरे विश्व भर के अंदर कार्य कर रही है, जिसमें लगभग 124 गांवों को हमने एडॉप्ट किया हुआ है। और कुपोषण को ख़त्म करने के लिए हम उनको खाना भी देते हैं या कहीं पढ़ाई भी पढ़ाते हैं। कहाँ कहाँ बच्चे जो है वो स्कूल में, गाँवों में पेड़ के नीचे बैठ कर के पढ़ते हैं, तो उनके लिए स्कूल भी बनाकर दिए हुए हैं। तो कुपोषण जो है वो दूर करने के लिए हम बाहरी रीति से चीज़ें बहुत दे सकते हैं और देते हैं, अनेक संस्थाएं भी देती है। लेकिन कुपोषण जो है वो आजकल जो भी अन्न है, जिसको कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, हाँ, तो जो भी हम खा रहे हैं क्या वो प्योर, शक्तिशाली या पोषण युक्त है, ये देखने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जंक फूड है या कि और कई चीज़ें हम कर रहे हैं। आजकल देखते घरों में खाना कितना बनता, प्यार से माँ कितना खिलाती, या कहे बाहर की चीज़ों का कितना आकर्षण है, तो उसके आधार पर कुपोषण जो है वो कम या ज़्यादा होना वो निर्भर करता है। लेकिन इसके लिए हमारे विद्यालय के द्वारा बच्चों को जागरूक करने का, बच्चों को पढ़ाने का और अन्न के प्रति भी उनके अंदर सम्मान देने, तो सम्मान और जागृति ये जो है उनको दिया जाता है। और कई बार हम देखते हैं कि अन्न जो है वो वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए भी जागरूक किया जाता है। बहन, हमारा देश एक, अगर हम इतिहास उठा के देखते हैं तो हमारा एक गौरवशाली इतिहास रहा, परंतु हम पिछले वर्षों, विगत वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में संस्कृति से लोगों का जुड़ाव खत्म हुआ है, खासकर युवा लोगों का। यदि हम संस्कृति से दूर होते हैं तो हम अपने देश को कमज़ोर करते हैं। तो हमें युवाओं और लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए भी आपके इन कार्यक्रमों में कोई कार्यक्रम है? संस्कृति, भारत संस्कृति प्रधान देश है। भारत की संस्कृति सभ्यता की, अतिथि देवो भव की है, और उसी के अनुसार संस्कृति शब्द को जब हम लेते, संस्कार युक्त कृति, तो ये घर से ही मिलती है या हमें शास्त्रों से भी मिलती है। लेकिन ये संस्कार जो है वो देने का कार्य किया जाता। यूथ के लिए भी अलग अलग हमारे पास प्रोग्राम्स हैं। जैसे यूथ के लिए DYD करके एक हमारा प्रोग्राम है, जिसके अंदर डिवाइन योर डेस्टिनी, हाँ, तो डेस्टिनी के प्रति उनको जागरूक किया जाता है। डिज़ाइन योर डेस्टिनी, कैसे हम डिज़ाइन करें डेस्टिनी को, ये सिखाया जाता है। खास करके यूथ के लिए पॉजिटिव प्रोग्राम हमारे होते हैं, जो आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग या कहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि आज का यूथ जो है वो एक्सटर्नल पर्सनालिटी के अंदर फंसा हुआ है, इंटरनल पर्सनालिटी की तरफ उसका ध्यान नहीं है। तो उनको इंटरनल पर्सनालिटी अर्थात ही आत्मा का नॉलेज दिया जाता, जिससे वो आज जो संस्कृति को छोड़ करके बाहर जा रहा है वो ऑटोमेटिक संस्कृति की तरफ खींचा हुआ आएगा। ऐसे लगभग 1.5 लाख यूथ
हमारे संगठन के अंदर कार्य कर रहे हैं, जो पूरी तरह व्यसन मुक्त है, हर प्रकार की अपराधों से मुक्त है। और ऐसे कार्यक्रम जेल में, स्कूल कॉलेज में, साथ साथ जहाँ पर डिसेबल बच्चे होते तो वहाँ पर भी स्पेशल चाइल्ड्स के लिए ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स किए जाते हैं, जो संस्कृति को फिर से बैक टू बेसिक कहते हैं, ऐसे फिर से लाने के लिए। हम एक सामान्य सबके ध्यान में रखते हुए अगर हम एक प्रश्न हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ, कि आपके इन सारे प्रयासों में आध्यात्मिकता कितनी महत्वपूर्ण होगी? आध्यात्मिकता ही सब कुछ है, क्योंकि हम आध्यात्मिकता को अलग करके चल रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो हमारा जीवन आध्यात्मिक और भौतिक का समन्वय है, क्योंकि बॉडी है फिजिकल और हमारी इसे चलाने वाली शक्ति जो है वो है आध्यात्मिक। आत्मा आध्यात्मिक है, सोल आध्यात्मिक है। लेकिन हम समझते हैं कि आध्यात्मिकता बूढ़े होने के बाद, या कहे अभी हमारा ये समय नहीं है समझते हैं, लेकिन नहीं, यदि ये बैलेंस हमारा आध्यात्मिक आत्मा और शरीर फिजिकल, ये बैलेंस यदि टूट जाए तब देखेंगे क्या होगा, जीवन खत्म। ऐसे जीवन के अंदर भी जो हम चल रहे उसमें आध्यात्मिकता को ऐड करते हैं। आध्यात्मिकता माना खुद को जानना, खुद को समझना, खुद को संवरना और खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने मन बुद्धि को उस परमात्मा के साथ जोड़ना जो शक्तियों का स्रोत है। तो उसके साथ जोड़ने से हमारे जीवन के अंदर, हमारे कर्म के अंदर वो आध्यात्मिकता जो है वो ऑटोमेटिक कार्य करना शुरू करती है। और बहुत अब हम अपने सशक्त और समृद्ध भारत की अगर देखें किसी भी देश के लिए, तो उसमें 3 जो ध्रुव होते हैं, पहला राजनीति, दूसरा प्रशासन और तीसरा मीडिया। इन तीनों में आध्यात्मिकता का महत्व आपके विचार से क्या है? वैसे राजनीति के अंदर भी बहुत महत्व है, महान है, क्योंकि राजनीति में आज जो भी स्वार्थ बढ़ रहा है, या कहे जो मैं और मेरेपन को भूले हुए हैं, तो वहाँ पर जब आध्यात्मिक ज्ञान आएगा तो स्व के प्रति नहीं लेकिन सेवा के प्रति जीवन हो जाएगा और वो बहुत अच्छी तरह से कार्य करेंगे। साथ साथ प्रशासन के अंदर भी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर ज़रूरी है। तो आध्यात्मिक सशक्तिकरण के द्वारा प्रशासन के अंदर भी बहुत अच्छी तरह से स्व प्रशासन से सुप्रशासन निर्माण हो जाएगा। आत्मा का प्रशासन और कर्म का प्रशासन, ये दोनों हो जाएगा। और मीडिया, आज एक बारी माउंट आबू के अंदर परमात्मा ने बहुत सुंदर बात बताई थी कि आज दुनिया का मुख है मीडिया, क्योंकि पावरफुल मुख है। जो 3 मीडिया के पावरफुल साधन है, एक है समाचार पत्र, दूसरा है आकाशवाणी और तीसरा है दूरदर्शन। तो इन तीनों को भी मूल्यनिष्ठ बनाने के हिसाब से परमात्मा ने कहा था कि इसके अंदर दिव्यता आ जाए। उसके लिए बहुत सुंदर संदेश दिया था कि समाचार पत्र सदाचार के समाचार छपाए, आकाशवाणी अमृतवाणी बरसाए और दूरदर्शन दिव्य दर्शन कराए। तो पूरे भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का ही भवितव्य जो है वो एकदम उज्जवल हो जाएगा। अंत में मैं बहन आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि योगी बनो और पवित्र बनो। आज जीवन के लिए आध्यात्मिकता बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिकता अर्थात खुद को एक चेतना समझकर उस परम शक्ति, जिसको गॉड कहे, ईश्वर कहे, भगवान कहे, अल्लाह कहे, तो उस शक्ति के साथ मन बुद्धि को जोड़ना, जिससे मन एकाग्र होगा, शांत होगा और जो भी अंदर हमारी शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। उसके लिए हमारे विद्यालय के अवेकनिंग चैनल, पीस ऑफ माइंड चैनल और मधुबन रेडियो,
ऐसे कई चीज़ें हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सबको हम विद्यालय के अंदर बिना मूल्य ज्ञान देते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं और आप सभी को हम निमंत्रण देते हैं। दर्शकों, हमें आशा है कि आध्यात्मिकता के अमृत मंथन से निकलने वाली आत्मज्ञान से भारत के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति का भी जन मन आलोकित होकर इस नव सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण में सहयोग के लिए प्रेरित करेगा, जिससे यह हमारा डिजिटल भारत, सशक्त भारत और दिव्य भारत बन सकेगा। बहन, आप इस जानकारी के लिए इस हमारे केंद्र पर पधारी, इसके लिए मैं दूरदर्शन केंद्र, पणजी और समस्त दर्शकों की तरफ से आपको आभार प्रकट करता हूँ।